इमेजिंग प्लेन के रिगार्डिंग, जैसे आप ब्रेन में, स्पाइन में या एब्डोमेन में क्या देख रहे थे, एक्सियल कॉर्नर सिजाइटल। तो इसमें हम एक्सियल कॉर्नर सिजाइटल नहीं लेके हम क्या लिखते हैं, टू चेम्बर व्यू, फोर चेम्बर व्यू और शॉर्ट एक्सिस। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस हमने थोड़ी बहुत की थी। आज हम थोड़ा सा और क्लियर करने के बाद फिर प्रोटोकॉल करवाएंगे। कार्डियक एमआरआई करने का मतलब क्या है? ठीक है, हम कार्डियक एमआरआई क्यों करते हैं जबकि सीटी हमारे पास ऑप्शन है? ठीक है, सीटी में जो कार्डियक होता है उसमें मेनली हमें देखना होता है कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, बट जो एमआरआई में हमें देखना होता है, एमआरआई में देखना होता है कि चेंबर के अंदर कोई क्लॉट या ट्यूमर तो नहीं है, किसी एक पार्टिकुलर चेंबर के अंदर क्लॉट या ट्यूमर, खून का थक्का तो नहीं जम गया या कोई ट्यूमर मास वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा और हम देखते हैं कि जो हार्ट के मसल हैं, ठीक है, हार्ट के मसल जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। ठीक है, अगर इंफाक्शन होता है, किसी भी जगह पे इंफाक्ट हो गया, ब्रेन के अंदर ही इंफाक्ट हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो वहाँ के सेल्स काम करने बंद कर देंगे। जहाँ का सेल्स काम करना बंद हो जाएगा, हार्ट पूरा पंप कर रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, जैसे आप कल देख रहे थे इसमें, तो जो जो पंपिंग नहीं करेगा वहाँ का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो पंप नहीं करेगा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो हमें मायोकार्डियम देखना होता है, ठीक है, मसल में इंफाक्शन तो नहीं है। दूसरा, कल से सभी लोग 8 बजे, हालांकि कल ही मैंने बोल दिया था ना कि 8 o'clock से क्लास स्टार्ट होगी, बताया था नहीं बताया था? चलो मुझे याद नहीं है, बट मेरे को लग रहा है कि हाँ मैंने बोला था कल सुबह 6 बजे से एक बैच स्टार्ट होने वाला है। नहीं बताया था? बाद वाले बैच में भी नहीं बताया था? हमने बोला था कि कल से आप लोग यहाँ पे चलो 8 o'clock यहीं मिलेंगे हम लोग। नाश्ता खाना पीना तो है नहीं, कोई बहाना अब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग खा पी के आ जाओगे 8 बजे। ठीक है, 8:05 मतलब लास्ट 7:55 में ये क्लास मैंने बंद कर दी थी। 5 मिनट 10 मिनट 8:05 में मैं यहाँ गया हूँ। ठीक है, एनीवेज, हाँ जी। और कल एक स्टूडेंट भी आ जाएगा तो ये टॉपिक कंटिन्यू हो जाएगा, एक सिंगल स्टूडेंट भी आ जाएगा। तो आज तो मैंने देख लिया कि चलो ठीक है, बहुत दिनों से क्लासेस टाइमली नहीं चल रहा है तो छोड़ दो। इंडिकेशन की बात हम कर रहे हैं कि कार्डियक एमआरआई क्यों नीडेड है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सीटी में हम इजीली कर सकते हैं हार्ट का स्कैन, बट सीटी में जो स्कैन होता है उसमें हम मेनली कॉर्नरी आर्टरी को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्नरी आर्टरी, सीटी में हम जो स्कैन करते हैं उसमें हम कैल्शियम की स्कोरिंग भी देखते हैं। कैल्शियम की स्कोरिंग क्या होती है इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे दूँ। देखो, जो आपका ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है ना, ठीक है, तो उसके अंदर ब्लड के और भी जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो चिपकने शुरू हो जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जस्ट लाइक कैसा है, गूंद की तरह है। ठीक है, तो ये हमारी वाल से चिपकने लगता है। जब वाल से चिपकता है तो उस जगह वो क्या करता है, थक्का बना देता है। ठीक है, और वो कैल्सिफाइड हो जाता है, कैल्शियम का स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाक। प्लाक, ठीक है, ये क्या करता है, जो प्लाक, जो कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है, ये रास्ते को बंद कर देता है। ठीक है, जिसको आप बोलते हो स्टेनोसिस। ठीक है, अगर पूरे रास्ते को बंद कर दे तो
ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो वैसे में क्या होगा, आगे सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा। जब सोडियम पोटेशियम पंप काम ही नहीं करेगा तो वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा और हार्ट काम करना बंद कर देगा। ठीक है, वैसे केस में ऊपर से ब्लड तो आ रहा है लेकिन जिस चेंबर में पंपिंग नहीं हो रही है उस पर प्रेशर आएगा और सिवियर चेस्ट पेन होगा। दैट वेरी थिंग इज नॉन एज कार्डियक स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्लियर है। तो हम कैल्शियम स्कोरिंग भी देखते हैं कि हमारे हार्ट में आर्टरी में कहाँ कहाँ पे कैल्शियम जमा है, सीटी में ये भी देखते हैं। इसके अलावा हम सीटी में देखते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी ब्लड कितना पंप आउट कर रहा है और कितना रिसीव कर रहा है। जो हार्ट का चैम्बर है वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को रिसीव कर रहा है और कितना अमाउंट को पंप कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो हमारी सीटी में तो अच्छे से दिख जाती, लेकिन अगर कोई मास है हार्ट के चैम्बर के अंदर तो उसका नेचर पता नहीं चलता। अच्छा, इसके अलावा ये भी नहीं पता चलता कि कितना एरिए पे इन्फेक्शन हुआ है। नेक्रोसिस क्या होता है, ब्लड सप्लाई के रुक जाने की वजह से, तो ये चीज़ हम सिटी में नहीं पता चलता। बात समझ में आ रही, ये चीज़ सिटी में उतना बेटर इवैल्यूएट नहीं होता। एमआरआई में हमें जो हार्ट की मसल है उसमें कोई मास है या इन्फेक्शन है इसका नेचर पता चल जाता है। ठीक है, चेंबर के अंदर कोई मास या क्लॉट है तो उसका भी पता चल जाता है। ठीक है, खून का थक्का है या कोई मास है, ट्यूमर है, कैंसरस सेल्स हैं, इसका पता चल जाता है। ठीक है, डन। तो ऐसे केस में हमारा मेन टारगेट क्या रहता है कि हार्ट के चेंबर को हम देखें, हार्ट के चेंबर को देखें, उसके मसल को अच्छे से देखें। ठीक है, उसके अंदर जो चेंबर है, खाली जगह है, उसको हम बेटर वे में इवेलुएट करें। ठीक है, आउटफ्लो ट्रैक, बहुत बार वाल्व प्रॉपर काम नहीं करता तो उसके लिए आउटफ्लो ट्रैक, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का आउटफ्लो ट्रैक और राइट वेंट्रिकल का आउटफ्लो ट्रैक, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो मेन इंडिकेशन क्या हुए, चेंबर के अंदर क्लॉट या ट्यूमर तो नहीं है। ठीक है, और हार्ट की वायबिलिटी, हार्ट कितना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक वायबिलिटी, कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप हार्ट को लाइव पंप करते हुए एमआरआई में देख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक वायबिलिटी। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम एमआरआई करते हैं। ठीक, तो जैसे अदर बॉडी पार्ट में हमारा एक्सियल कॉर्नल सैज होता है वैसे ही इस पे हमारा 2 चैम्बर, 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस। ठीक है, 4 चैम्बर, 2 चैम्बर, शॉर्ट एक्सिस, इसको हम लेते कैसे हैं, जैसे हम पेशेंट को लेटाया एमआरआई टेबल पे, कॉइल हम कौन सी लगाएंगे इसमें, एब्डोमेन कॉइल, रूटीन एब्डोमेन कॉइल। ठीक है, हाँ, इसमें हमें अब देखो हार्ट तो कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है और हमें स्कैन किसकी करनी है, चैम्बर की। बात समझ में आ रही, तो पंपिंग स्ट्रक्चर है फिर उसका इमेज तो ब्लड आएगा। तो डायफ्राम की वजह से जो मूवमेंट है उसको तो रेस्पिरेटरी गेटिंग से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हार्ट के मूवमेंट को, पेशेंट अगर सांस रोक ले तो चलो डायफ्रामेटिक मूवमेंट रुक गया, ठीक है, डायफ्रामेटिक मूवमेंट रुक गया, उसकी वजह से ऑर्गन मूव नहीं करेंगे, लेकिन सांस रोकने की वजह से पंपिंग भी रुक जाती है। या सपोज करो सांस रोकने की वजह से पंपिंग रुक गई, फिर क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, हमारे दो ही बेस पे हैं, एक तो मायोकार्डियम के बेस पे, मायोकार्डियम यानी हार्ट की जो मसल, चेंबर की जो वाल है उसको देखना होता है। ठीक है,
कि उसके अंदर कोई मास या ट्यूमर तो नहीं है, या फिर आर्टेरियल सप्लाई बंद होने की वजह से इन्फाक्शन तो नहीं हुआ है। जैसे ब्रेन में इन्फाक्ट देखना होता है, वैसे ही उसमें भी हम इन्फाक्ट सर्च करते हैं। ठीक है। कार्डियक वायबिलिटी, हार्ट की पंपिंग हम उसमें लाइव हम देख सकते हैं। चैम्बर के अंदर कोई क्लॉट या ट्यूमर है उसको देख सकते हैं। वाल्व को हम देख सकते हैं। क्लियर है? डन। इसमें भी हम इजेक्शन फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ब्लड का वॉल्यूम कितना आ रहा है कितना जा रहा है ये निकाल सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम इसमें कैल्शियम स्कोरिंग छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, कैल्शियम स्कोरिंग और आर्टरी, इन दोनों चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम कार्डियक एमआरआई में देख लेते हैं। ठीक है। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है प्लानिंग में, सबसे पहले आपको शॉर्ट एक्सिस, 2 चैम्बर, 4 चैम्बर व्यू को समझना, जो कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था। एक बार आज भी हम इसको देखेंगे। करते क्या है, रेस्पिरेटरी गेटिंग, सांस रोक लिया तो हार्ट नहीं रुकेगा, कंफर्म है। हार्ट रुकेगा तो ऊपर चला जाएगा, सही बात है। ठीक है। तो फिर अगर हार्ट रुकेगा नहीं तो फिर उसकी स्कैन कैसे आएगी? पंपिंग करते हुए तो इमेज तो ब्लड आएगी, यस और नो? तो इसके लिए हम ईसीजी गेटिंग, जो कार्डियक गेटिंग, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, एक बार पंप करता है हार्ट ना, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हार्ट भी क्या करता है। तो हम सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बेस पे, ईसीजी गेटिंग के बेस पे हम स्कैन करते हैं। इसको हम बोलते हैं कार्डियक गेटिंग। ठीक है, कार्डियक गेटिंग। तो पेशेंट का प्रिपरेशन इसमें क्या चाहिए? ठीक है, कोई फास्टिंग की नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम 10 ml कंट्रास्ट देते हैं अगर हम कंट्रास्ट करें। तो एमआरआई में कोई भी स्टडी आप कर रहे हैं, आपको एनपीओ की नीड नहीं है जैसे सीटी में चाहिए। हाँ, 1.5 से 2 घंटे पहले आप पेशेंट को इतना बोल सकते हैं कि कुछ हेवी चीज़, मतलब प्रॉपर जैसे लंच हो गया, हेवी नहीं लेना है। लाइट आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, खा पी सकते हो, लेकिन लाइट खाना है 1.5 से 2 घंटे पहले। 3-4 घंटे पहले आपको जो भी खाना है वो खा लो। 1.5 से 2 घंटे पहले ज़्यादा हेवी लेने पे क्या होता है, एक तो लॉन्ग टाइम तक लेटे रहना है, और कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो देते हैं तो बहुत सारे पेशेंट के माउथ का टेस्ट चेंज हो सकता है। कोई भी आप इंट्रावेनस कोई भी इंजेक्शन लोगे, ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने फील भी किया हो कि कोई वेन के अंदर हम इंजेक्शन लेते हैं ना, तो माउथ का टेस्ट थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो वैसे केस में अगर माउथ का टेस्ट चेंज हुआ और नॉजिया सा फील हुआ, और 1.5-2 घंटे पहले आपने 3-4 पिज्ज़ा खा रखा हो, तो पलट दोगे पूरा, हो सकता है। तो हेवी चीज़ नहीं लेना है। ठीक है, लाइट खा के आ सकते हैं, खाली पेट नहीं चाहिए। मैंडेटरी नहीं है कि आप खा के ही आओ, बट हमारे को खाली पेट नहीं चाहिए। ठीक है। यूरिया क्रेटनाइन की रिपोर्ट एज यूजुअल चाहिए। कैनुलाशन, कैनुला भी चाहिए। ठीक है। सेकेंड थिंग, ये प्रिपरेशन और कंसेंट रूटीन एमआरआई की तरह लेने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, पेशेंट को लेटाएंगे और रेस्पिरेटरी गेटिंग लगाएंगे। ठीक है। रेस्पिरेटरी गेटिंग के अलावा कार्डियक गेटिंग, कार्डियक गेटिंग, 2 गेटिंग लगती है इसमें, रेस्पिरेटरी गेटिंग भी लगता है और कार्डियक गेटिंग। कार्डियक गेटिंग के अलावा आपको पल्स गेटिंग भी लगानी है। क्यों लगानी है? बहुत बार हमारा कार्डियक वाली लीड प्रॉपर काम नहीं करती, चलते चलते रुक जाती है, जैसे पेशेंट मूव कर गया या कोई लीड निकल गई, तो आप पल्स गेटिंग है, पल्स गेटिंग से भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आ सकता है। हाँ, दोनों से आप स्कैन कर सकते हो, पल्स गेटिंग से भी, कार्डियक गेटिंग से भी। ठीक है, दोनों में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ही दिखाता है, लेकिन एक्यूरेसी होती है कार्डियक गेटिंग की। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी गेटिंग के बारे में तो आपको बता चुका हूं मैं कि फ्लोटिंग रिब्स पे रेस्पिरेटरी गेटिंग की रोप होती है, और फ्लोटिंग रिब्स पे हम लगाते हैं कि जब आप सांस लो तो ये मूवमेंट आपको पता चले। लेकिन कार्डियक गेटिंग में इसको लगाने का तरीका अलग है। ठीक है। उसके लिए जो कार्डियक गेटिंग में लीड्स होती हैं, वो लीड्स एमआरआई में इनबिल्ड होती हैं।
ठीक है। लीड्स और इलेक्ट्रोड्स के बारे में क्या जानते हो? लीड्स और इलेक्ट्रोड्स के बारे में नो आइडिया। लीड्स देखा है वैसे क्या होता है, वायर होती है, उसमें चिमटा लगा हुआ रहता है, दैट इज लीड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जो वो काम करते हैं सेंसर का, ठीक है, वो एक मीडियम का काम करते हैं। डायरेक्ट आप लीड को लगाओगे तो एक तो लगाने की जगह नहीं है, लगा भी दिया तो भी हमारे को जो सेंस मिलता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक, वो किसके बेस पे मिलता है? एक जेली रहती है उसके बीच में, उस जेली के थ्रू मिलता है, कार्डिक जेली, ठीक है। वो जेली लगा के तब चिपकाते हैं। ईसीजी में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो जेली से हमारे को सिग्नल मिलता है, एक्ट एज ट्रांसड्यूसर जिसको हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स लगता है, और इलेक्ट्रोड्स लगाने के 4 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, चारों इलेक्ट्रोड्स चिपकाने के बाद उसमें हम 4 लीड्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, जिसको हम देखेंगे कैसे। जो 4 लीड्स होती हैं उसमें उसके बीड्स का कलर, जो ये वायर है ना, तो यहाँ से ये चिमटा है तो इस जगह कलर होगा। एक तो चारों का कलर राइट मतलब अलग अलग होगा, वो अलग चीज़ है। मैं यहाँ पे एक बीड्स दाने जैसा लगा हुआ होगा, उसका कलर अलग होता है। एक 2 वाइट कलर की होती हैं और 2 वायर ब्लैक कलर की होती हैं, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, ये पेशेंट है, ठीक है। जहाँ पे आपका ये जिफाइड वाला एरिया है, स्टर्नम के बाद जिफाइड, ये जिफाइड वाला एरिया है, ये आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, ठीक है। क्लेविकल के जस्ट बाद, क्लेविकल के जस्ट बाद एक रिब्स को छोड़ के दूसरी रिब्स, ठीक है, यानी सेकंड और थर्ड रिब्स के बीच में ये क्लेविकल हुआ। क्लेविकल के बाद एक रिब्स आया, दूसरी इस जगह टच करेंगे, और स्टर्नम से राइट साइड में, स्टर्नम के राइट साइड में यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, थोड़ा इधर एक इलेक्ट्रोड्स इधर लगाएंगे, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे हम कहाँ पे, ये जो हमारा जिफाइड है ना, जिफाइड से जस्ट 1 इंच लेफ्ट साइड में, 1 इंच लेफ्ट साइड में, बिल्कुल स्टर्नम के बीचों बीच में। जिफाइड से 1 इंच इधर, और यहाँ पे भी स्टर्नम से 1 इंच इधर। लेकिन इधर हमारा पोजीशन कहाँ पे रहेगा, सेकेंड और थर्ड रिब्स के बीच में, और यहाँ पे पोजीशन रहेगा जिफाइड से जस्ट लेफ्ट साइड में, इसके जस्ट सामने ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में तीसरी लीड्स रहेगी, इन दोनों के बीच में तीसरी लीड्स, जैसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में तीसरा। क्लियर है, ठीक है। और इस तीसरे के जस्ट सामने, एक्जिला से जस्ट नीचे, इस तीसरे वाले लीड्स इलेक्ट्रोड्स के जस्ट सामने, एक्जिला के जस्ट नीचे, यहाँ पे आपकी चौथा इलेक्ट्रोड्स लगेगा। एक इलेक्ट्रोड्स यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और चौथा यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रोड। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जो ब्लैक वाली बीड्स के लीड्स हैं वो या तो यहाँ लगे या यहाँ लगे, या फिर यहाँ लगे और यहाँ लगे, माने आमने सामने। अब सपोज करो यहाँ आपने ब्लैक वाला लगाया, यहाँ वाइट वाला, ठीक है। उसके बाद आपने फिर क्या किया, यहाँ वाइट वाला लगाया, यहाँ ब्लैक, तो ये आमने सामने हुए क्या।
तो आपको अगर ब्लैक यहाँ लगा रहे हो तो ब्लैक यहाँ लगाना है, वाइट यहाँ लगा रहे हो तो वाइट यहाँ लगाना है। ठीक है, आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, ये लीड्स जैसे लीड्स और इलेक्ट्रोड सेट करने के बाद आपकी जो एमआरआई के कंसोल के अंदर जो आपका मॉनिटर है उस पे ईसीजी ग्राफ आना शुरू हो जाता है और हार्ट रेट दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, क्लियर है। उसमें आपको दो ग्राफ शुरू शो करेंगे, एक आमने सामने वाले का और एक राइट लेफ्ट का। ठीक है, ये 1 और 2, तो दो ग्राफ दिखाएंगे। आप दोनों में से कोई एक ग्राफ यूज कर सकते हो, किसी भी एक ग्राफ से आपका काम चल सकता है। ये ऐसा लग रहा है कि इजीली, लेकिन ये इजी कब है जब बंदा 6 पैक वाला है। तो अगर ओबीज पेशेंट है तो ये लीड्स रिप्स नहीं मिलेगा, स्टर्नम का पता नहीं चलेगा, वो रो देना पड़ता है, मतलब पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर ये अच्छे से लग गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका भी ग्राफ सही से आए, इसका भी ग्राफ सही है। जाहिर सी बात है, कार्डियक पेशेंट जितने होते हैं मैक्सिमम ओबीज ही होते हैं, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, ओबीज होते हैं, उनमें ये चीज़ लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए इसके लगाने के साथ साथ हम पल्स, अगर ये नहीं आया तो हम पल्स से भी हम काम चला लेंगे। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में हम देखेंगे कि किसका ग्राफ बेटर आ रहा है, इसमें से कौन सा ग्राफ अच्छा आ रहा है। उस ग्राफ को हम सेलेक्ट करके उसके बेस पे हम स्कैन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए मेरे पास एक फ़ोटो है, वो मैं शेयर करता हूँ आपको। ये मैं भेज दूंगा। ये इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद इसमें हम लीड्स लगाएंगे। लीड्स लगाने के बाद जो एब्डोमेन की कॉइल है, जस्ट लाइक एमआरसीपी या लोअर या अपर एब्डोमेन वाली कॉइल है, वही कॉइल हमारी लगेगी। बट सेंटर हमारा कहाँ होगा, हार्ट के सेंटर पे। जो हमारा मीडियस्टिनम वाला एरिया है वो हमारा कॉइल के सेंटर पे होगा। ठीक है, जितने भी ये गेटिंग इलेक्ट्रोड्स लीड्स लगा रहे हैं, इनके ऊपर कॉइल टच नहीं होना चाहिए। तो एमआरसीपी में भी गेटिंग के ऊपर कॉइल टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये गेटिंग प्रॉपर नहीं देगा। वो चेयर किस खुशी में ऊपर रखा हुआ है? हाँ हाँ जी, क्यों रखी है? मतलब किसी को नहीं लगा कि हाँ वो गलत रखा हुआ है? हाँ, तो जगह भी है वहां पे। वहां पे सेट नहीं हो रहा है। रेस्पिरेटरी गेटिंग एमआरसीपी में भी मैंने बताया था कि कॉइल से टच नहीं होना चाहिए। वैसे ही ये भी जो कार्डियक गेटिंग है, कार्डियक गेटिंग में लीड्स और इलेक्ट्रोड्स जो चिपकाते हैं, बॉडी से टच रहता है, उसे हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और जो वायर जो क्लिप के थ्रू जाके लगाते हैं, उसे हम लीड्स बोलते हैं।
जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रोड्स चिपका रहे हो वो एरिया हेयर से फ्री होना चाहिए, यानी उसको हम बोलते हैं पार्ट प्रिपरेशन। पार्ट प्रिपरेशन जैसे सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे भी सर्जरी होनी है, सपोज करो हेड की ही सर्जरी होनी है, तो क्या करते हैं, यहाँ से बाल पूरा हटा देते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रोड्स जहाँ पे लगाना है वहाँ के पूरे बाल को क्लीन करना है, ठीक है, तभी वो जाके आपका इलेक्ट्रोड्स रीडिंग देगा, क्योंकि वो पूरा स्किन से टच होना चाहिए। क्लियर है? चलो, ये प्रिपरेशन करने के बाद, गार्डिंग गेटिंग वगैरह देखने के बाद आप क्या करोगे, थ्री प्लेन लोकेलाइजर। थ्री प्लेन लोकेलाइजर लेने के बाद अब इसमें लोकेलाइजर कौन सा काम करेगा, या तो फिएस्टा, मतलब सीक्वेंस की बात हम कर रहे हैं, थ्री प्लेन लोकेलाइजर, या तो फिएस्टा या फिर एस एस एफ एस। एस एस एफ एस से भी बेटर होता है हमारा फिएस्टा, ठीक है। तो फिएस्टा हम फिएस्टा का ही लोकेलाइजर रिक्वायर करते हैं। तीन थ्री प्लेन लोकेलाइजर इज बेस्ड ऑन। एक बार थ्री प्लेन लोकेलाइजर लेने के बाद एक्जियल में फिएस्टा सीक्वेंस हम रिक्वायर करते हैं। एक्जियल में फिएस्टा सीक्वेंस, इसमें जो भी सीक्वेंस हम रिक्वायर करेंगे, ब्रीथ होल्ड करवाना है, चाहे वो कार्डिक गेटिंग के बेस पे हो या नहीं हो, ब्रीथ होल्ड करवाना ही करवाना है। सांस अगर नहीं रुकवाएंगे डायफ्रामेटिक मूवमेंट होगा, हार्ट की तो अपनी पल्सेटिंग मूवमेंट है ही, डायफ्रामेटिक मूवमेंट भी होगा, तो डायफ्रामेटिक मूवमेंट को रोकना है। कोई भी सीक्वेंसर लेंगे, इवन कि हम स्काउट भी लेते हैं, लोकेलाइजर भी लेते हैं, उसमें भी आप सांस रुकवाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। थ्री प्लेन लोकेलाइजर लेने के बाद आप एक्जियल में फिएस्टा लेंगे पूरा मीडियम वाले एरिया का, तो आपको हार्ट के एक्जियल फिएस्टा लोगे तो हार्ट के 4 चेंबर आपको मिल जाए, ठीक है। तो उस 4 चेंबर के बेस पे जो एक्जियल हमारे को फिएस्टा मिला, उसको यूज करके हम सबसे पहले स्यूडो 2 चेंबर व्यू लेंगे। बात समझ में आई? एक्जियल की इमेज है तो एक्जियल की इमेज में हमारे को 4 चेंबर मिल गया ना, लेकिन ये 4 चेंबर आपका ट्रू नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी साइड में 2 चेंबर, जनरली जो मायोपैथी होती है, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी का मतलब हुआ हार्ट के मसल की पैथोलॉजी, ये जनरली लेफ्ट साइड में ज़्यादा होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा होती है। बात समझ में आई? पंपिंग उसको ज़्यादा ब्लड, सबसे लार्ज हमारा वेंट्रिकल कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो सबसे ज़्यादा डिजीज के चांसेस लेफ्ट साइड में होता है। तो अगर कहीं पे कोई पार्टिकुलर इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है तो हम 2 चेंबर व्यू लेंगे ना, तो वो लेफ्ट का एट्रियोवेंट्रिकुलर ही लेंगे, राइट का एट्रियोवेंट्रिकुलर नहीं लेंगे। ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। कभी भी हम प्लानिंग करते हैं किसका, लेफ्ट। हाँ, अगर कोई ऑलरेडी लिखा हुआ है कि राइट वेंट्रिकल के अंदर मास या ट्यूमर है, या राइट एट्रियम के अंदर मास या ट्यूमर है, तो फिर हम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर के बेस पे प्लान करेंगे। अगर राइट साइड कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, और लेफ्ट का भी कोई इंडिकेशन मेंशन नहीं है, तो भी हम प्लानिंग हम लेफ्ट साइड का ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी हमारा लेफ्ट से ही रिलेटेड है। तो लेफ्ट के एट्रियोवेंट्रिकुलर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। जो एक्जियल हमें इमेज मिल गया है, एक्जियल के लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर के लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल हम प्लान करेंगे तो हमें 2 चेंबर व्यू मिल जाएगा। अब उस 2 चेंबर व्यू के ऊपर स्यूडो 4 चेंबर व्यू, स्यूडो 4 चेंबर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब ये स्यूडो 4 चेंबर व्यू आपको 2 चेंबर व्यू के ऊपर मिल जाएगा, जैसे हम सीधा सीधा प्लान करेंगे। अच्छा, जब ये स्यूडो की हम प्लानिंग करेंगे तो एक या 2 स्लाइस, एक एक स्लाइस ही हम लेंगे, हमें एक रफ आइडिया चाहिए ना, तो एक सिंगल स्लाइस लेंगे, सिंगल स्लाइस में ही हमें दिख जाएगा, तो एक सिंगल स्लाइस हम उस पर चला देंगे। आपको क्या लगता है ये एक सिंगल स्लाइस कितनी देर की होती होगी? 10 से 12 सेकेंड,
एक स्लाइस को लेने में 10 से 12 सेकंड लगता है। ये दिखने में सिंगल स्लाइस है, लेकिन एक स्लाइस में 50 पेज या 20 पेज, 20 से 50 पेज होते हैं, तभी आपको वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो दिख रहा है। यहाँ पे जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये मुझे याद दिलाना, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, ठीक है। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग पे हम आएंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि कहाँ छोड़ा था, ठीक है। जो आपको इमेज दिख रही थी पंपिंग होते हुए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे दिख रहा था? कैसे लाइव इमेज कैसे मिल रही थी? सही बात है, लाइव इमेज कैसे मिल रही थी? एक स्लाइस मोटी, मतलब थिकनेस बढ़ा के ले रहे थे। एनी आइडिया? ज्यादा था उसमें और स्क्रॉल कर रहे थे। आप टेक्निक तो मल्टीपल फेज है, लेकिन स्क्रॉल नहीं भी करोगे आप, मतलब उसके एक ही स्लाइस को देखोगे। हाँ, आप ऐसे हम समझते हैं कि ये एक सिंगल फेज में ले रहा हूँ, सिंगल स्लाइस ले रहा हूँ, ठीक है। आपने ऐसे ये प्लान किया, ठीक है, इसी तरह का। अब ये एक स्लाइस है, लेकिन इसमें फेज है 20 फेज है, तो इसी जगह का 20 बार वो कट्स लेगा, लेगा या नहीं? पहला कट लिया तो हार्ट क्या था? रिलैक्स, ठीक है। जैसे ही अगला कट लिया तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर अगला कट लिया और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर हुआ, ऐसे करते 5 कट्स में ऐसे हुआ, या 10 कट्स में ऐसे, फिर अगला कट्स हुआ तो धीरे धीरे रिलैक्स हुआ। तो सेम प्लेस पे डिफरेंट टाइम्स पे उसका जो पोजीशन रह रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो क्या कर रहा है? कट्स ले रहा है। 10 सेकेंड के अंदर सपोज करो कि वो 20 स्लाइसेस ले रहा है, 30 स्लाइसेस ले रहा है, तो आधे आधे सेकेंड पे, हर आधे सेकेंड पे एक एक कट्स ले रहा है वो। बात समझ में आ रही? तो ऐसे केस में मोशन आर्टिफैक्ट भी नहीं आते हैं, और एक ही जगह का, उसी जगह का चेंबर का डिफरेंट पोजीशन हमें मिल जाता है। तो कट्स तो वो अलग अलग ले रहा है, लेकिन हम एक बार में जब स्क्रॉल करते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हार्ट इज पंपिंग, ठीक है। लेकिन उसमें 40 से 50 इमेजेस हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइम्स इंटरवल पे, हर पोजीशन पे एक ही जगह की इमेज। हम 8 से 10 स्लाइस लेते हैं, उस 8 से 10 स्लाइस पे 200 से 250 इमेजेस आती हैं, ठीक है। तो जब आप वो इमेज देखते हो तो एक ही जगह की 20 इमेज लाइव हो रही है, फिर अगले पोजीशन पे लाइव होगी, तो लुक्स लाइक, इसको हम बोलते हैं सिनेमा। का मतलब क्या होता है? चलता हुआ। सिनेमा का मतलब होता है चलता हुआ, ठीक है। तो सीने इमेजिंग, तब चलता हुआ लाइव इमेजिंग, ठीक है। तो ये हमारा टेक्निक लाइव कैसे हुआ? एक सिंगल स्लाइस को मल्टीपल फेज में हम एक्वायर कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम इसको एक बार देखते हैं, थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऊपर रखो दोनों उठा के, एक इधर एक इधर, दोनों मॉनिटर पे